हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम पृथ्वी का उष्मा बजट डिस्कस करेंगे। पृथ्वी का उष्मा बजट यानी हीट बजट ऑफ अर्थ डिस्कस करेंगे। हीट बजट ऑफ अर्थ डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सूर्य तप डिस्कस किए थे फ्रेंड्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक चल रहा है जिसमें आज हम पृथ्वी का उष्मा बजट डिस्कस करेंगे। और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे वीडियो जाके देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले समय में इससे बेहतरीन वीडियो आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए पृथ्वी का उष्मा बजट। तो सबसे पहले बात करते हैं उष्मा बजट होता क्या है। पृथ्वी का उष्मा बजट होता क्या है। पृथ्वी एवं उसका वायुमंडल सौरिक ऊर्जा की जितनी मात्रा को प्राप्त करता है, पृथ्वी एवं उसका वायुमंडल सौरिक ऊर्जा की जितनी मात्रा को प्राप्त करता है उसके बराबर ही अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। उसके बराबर ही अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। उसे ही उष्मा बजट कहते हैं। याद रखना है, उसे ही उष्मा बजट कहते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी एक प्रकार की। अगर आपको बोलना है तो पृथ्वी एवं उसका वायुमंडल सौरिक ऊर्जा की जितनी मात्रा को प्राप्त करता है उसके बराबर ही अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है, उसे ही उष्मा बजट कहते हैं। तो उष्मा बजट आपको समझ में आ गया क्या होता है। तो अपने को वही उष्मा बजट के बारे में पढ़ना है, कितनी मात्रा को ग्रहण करता है और कितनी मात्रा को लौटा देता है। तो उसी के बारे में अपने को पढ़ना है। तो देखिए, मान ले वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य तप का 100 इकाई है। मान लीजिए 100 इकाई सूर्य तप से आता है। तो मान ले वायुमंडल की ऊपरी सतह पर सूर्य तप से 100 इकाई आता है। इसके पहले वाले लेक्चर में सूर्य तप डिस्कस कर लिए हैं फ्रेंड्स, जिसे इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन क्या होता है मैंने बताया था। सौर्य विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी तल पर लघु तरंग के रूप में आता है उसे सौर्य ताप कहते हैं। शॉर्ट वेव के रूप में जो आता है उसे सूर्य ताप कहते हैं। और पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने नहीं बताया था सूर्य ताप को किससे नापा जाता है। कभी आ सकता है पाइरेलियो मीटर। सूर्य तप को पाइरेलियो मीटर से नापा जाता है, या नापा जाता है। कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना है किससे नापा जाता है। तो मान ले वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य तप का 100 इकाई है। 100 इकाई, इन 100 इकाइयों में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है। तो देखिए, 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाता है। इसे ही पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। तो एल्बिडो अपन ने पढ़े थे, क्या होता है एल्बिडो, अपन ने पहले पढ़े थे। देखिए ये है, यहां पे देखिए, किसी भी सतह को प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा एवं उसकी सतह से परावर्तित की जाने वाले सूर्यताप की मात्रा के बीच के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो क्या है समझ में आ गया आपको। 100 इकाई मान लीजिए सूर्यताप से आई, जिसमें से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, उसे ही एल्बिडो कहते हैं। तो याद रखना, 35 इकाई वापस चले गई, उसे ही एल्बिडो कहते हैं। प्रथम 35 इकाई को छोड़कर बची कितनी 65 इकाई अवशोषित होती है। 65 इकाई जो है वो अवशोषित होती है। तो अब ये 65 इकाई के बारे में अपने को पढ़ना है। तो 14 वायुमंडल में और 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा, 14 वायुमंडल द्वारा और 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा, पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाई पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौट जाती है। पार्थिव विकिरण के रूप में लौट जाती है। अपन ने पार्थिव विकिरण भी पढ़े थे, क्या होता है। पार्थिव विकिरण भी पढ़े थे अपन ने, क्या होता है। वायुमंडल में दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। देखिए ये पढ़े थे, पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंग के रूप में, देखिए पृथ्वी जो है दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो याद रखना ये। तो देखिए यहां पे वही लिखा है, पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। तो 51% पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में, यानी 51 इकाई पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है।
इसमें से 17 इकाई तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, 34 इकाई वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है, 6 इकाई स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाई संवहन के जरिए और 19 इकाई संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल द्वारा 48 इकाई का अवशोषण होता है, जिसमें से यानी इसमें 14 इकाइयां सूर्य तप और 34 इकाई पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इसको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल में अंतरिक्ष से वापस लौटाने वाली विकिरण की इकाई क्रमशः 17 और 48 है, जिसका योग 65 है। तो यही 65 के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसका योग 65 है। वापस लौटने वाली ये इकाई उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होता है। तो देखिए 65 इकाई का संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होता है। यह पृथ्वी का ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन है। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन भी कहते हैं इसे, ऊष्मा संतुलन है। तो देखिए ये अपन ने इसके बारे में पढ़े, पृथ्वी का ऊष्मा बजट के एक पैराग्राफ पढ़े जिसके बारे में अपने को समझना है। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या होता है। पृथ्वी एवं उसका वायुमंडल सौर ऊर्जा की जितनी मात्रा को प्राप्त करता है उसके बराबर ही अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है, उसे ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। तो इसको आसान भाषा में समझते हैं फ्रेंड्स, ये जो पैराग्राफ लिखा है इसको आसान भाषा में समझते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए पृथ्वी की ऊष्मा बजट की एक सरल समझ देख लेते हैं, इसको सरल तरीके से समझने के लिए देख लेते हैं। माना कि 100 यूनिट और 100 यूनिट ऊर्जा सौर यूनिट यानी 100 यूनिट सौर ऊर्जा पृथ्वी की ओर आती है। मान लीजिए 100 यूनिट आती है, उस 100 यूनिट में से 35 यूनिट शून्य में वापस लौटा दिया, इसे ही पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। तो देखिए मैंने बताया था वहां पे देखे थे अपन ने 35 यूनिट वापस लौटा गई, उसे ही पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। देखिए 6 यूनिट वायुमंडल द्वारा परावर्तित होती है, 27 यूनिट बादल द्वारा परावर्तित होती है, 2 यूनिट हिम के द्वारा क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होती है। तो ये देखिए इसको समझने वाली बात है। शेष बची कितनी, 65 यूनिट बची। तो 65 यूनिट को देख लीजिए। 14 यूनिट वायुमंडल में स्थित गैस धूलकण जलवाष्प द्वारा अवशोषित हो जाती है और 51 यूनिट पृथ्वी को प्राप्त होती है। 51 यूनिट पृथ्वी को प्राप्त होती है। 64 यूनिट भाग प्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये देख रहे थे अपन 35 यूनिट भाग प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश से प्राप्त होती है। 6 यूनिट विकिरण द्वारा, 9 यूनिट संवहन द्वारा, 19 यूनिट संगणन की गुप्त ऊष्मा द्वारा और 17 यूनिट भाग विसरित दिवा प्रकाश से प्राप्त होती है। तो ये याद रखना 17 यूनिट भाग विसरित दिवा प्रकाश से प्राप्त होती है। तो इस तरह वायुमंडल द्वारा 48 यूनिट भाग का अवशोषण होता है। वायुमंडल विकिरण द्वारा 48 यूनिट को अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है। तो देखिए 48 यूनिट वापस लौट गई अंतरिक्ष में लौटने वाली विकिरण 14 यूनिट तथा 48 यूनिट होती है। 14 यूनिट तथा 48 यूनिट होती है। वापस लौटने से ये यूनिट सूर्य से प्राप्त होने वाली 65 यूनिट का संतुलन कर देती है। तो वही अपन ने पढ़े थे, 65 यूनिट का संतुलन कर देती है और पृथ्वी पर ताप संतुलन बना रहता है। तो पृथ्वी पर ताप संतुलन बना रहता है। तो यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट था जिसे अपन ने देखे, एक सरल समझ के हिसाब से आपने देखे। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, सरल समझ के हिसाब से इसको भी देख के आप समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स वापस अपन बुक की ओर। तो इस लेक्चर में हमने हीट बकेट ऑफ अर्थ डिस्कस किए थे पैराग्राफ के रूप में, इसको आपको समझना है। अब आगे चलते हैं, आगे और बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, तापमान क्या होता है। तो वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य तप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। तापमान के रूप में मापा जाता है। तो तापमान के रूप में मापा जाता है ऊष्मा को, जहां ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है। वहीं तापमान किसी पदार्थ या उस स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में मापा जाता है। गर्म है या ठंडा है उसे डिग्री में नापा जाता है, यह बताया गया है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। ये कारक दिए हुए हैं तो कारकों द्वारा प्रभावित होता है, तो ये कारक को भी समझना है। उस स्थान का अक्षांशीय रेखा, उस स्थान का अक्षांश रेखा, तो उस अक्षांश रेखा से नापा जाता है, याद रखिए। तो ये अक्षांश रेखा समुद्री तल से उस स्थान की दूरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, समुद्र से उसकी दूरी, समुद्र तल से उस स्थान की
उत्तंगता और वायु संहति का परिसंचरण, ये भी है एक कारक। कोषण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति और स्थानीय कारक, ये 6 कारक मिलते हैं। तो इसको आपको 6 कारकों को याद रखना है। किसी स्थान पर वायु का तापमान निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है, तो 6 कारक दिए हुए हैं, इसको आपको याद रखना है। अब तापमान का विवरण देख लेते हैं, क्या विवरण है। जुलाई यानी जनवरी और जुलाई के तापमान के विवरण का अध्ययन करने से हमें पूरे विश्व के तापमान के विवरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यता समताप रेखा की मदद से दर्शाया जाता है। यह रेखा जो सामान्य तापमान वाले स्थान को जोड़ती है। समताप रेखा इंपॉर्टेंट है, जिसे इंग्लिश में आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म, तो डायरेक्ट पूछा जाता है आइसोथर्म से क्या नापा जाता है, तो सामान्य तापमान वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। सामान्य तापमान वाले मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। अब आगे चलते हैं। विषुवतीय रेखीय महासागर पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो ये आ सकता है फ्रेंड्स, विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो 27 डिग्री याद रखना है। अगला फैक्ट डिस्कस करते हैं। सर्वाधिक तापांतर, तापांतर का मतलब ताप का अंतर, तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। यूरेशिया महाद्वीप यानी कौन सा महाद्वीप, यूरेशिया महाद्वीप। यूरेशिया महाद्वीप कहते हैं यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिलाकर यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता है। यूरेशिया महाद्वीप यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिलाकर यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता है। ये याद रखना है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। ये लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता है। यह सबसे कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड तथा तापांतर 20 डिग्री दक्षिण एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाता है। तो याद रखना है ये फ्रेंड्स। उसके बाद आगे चलते। समताप रेखा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। यह काल्पनिक रेखा है जो सामान्य तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। सामान्यता रेखा तथा तापमान के विवरण के निम्न लक्षण है। तो ये देख लेते हैं, लक्षण देख लेते हैं उसके। समताप रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समांतर खींची जाती है। इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। तो ये बात सही है। जो अक्षांश रेखा गई है वहां पे एक जैसे ही सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होगी। ये याद रखना, सूर्य तप प्राप्त होती है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही रहता है। जो अक्षांश गई है जिस भी देश से गुजरेगी तो वहां पे तापमान एक जैसा ही रहता है। अब आगे चलते हैं। दूसरा देख लेते हैं। जल और स्थान पर तापमान भिन्न होता है। तो सही बात है, भिन्न होगा। अतः तटों पर समताप रेखाएं अक्ष मत मुड़ जाती है। तो ये बताया गया तटों पर समताप रेखाएं मुड़ जाती है, याद रखना है। देखिए तीसरे नंबर का पॉइंट, दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है। सही बात है, जल भाग अधिक है और वहां तापमान संबंधित विषमताएं पाई जाती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है, जहां पर तापमान संबंधित विषमताएं अधिक पाई जाती है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखा में मोड़ कम आते हैं और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा की अधिक स्पष्ट है। ये समझ में आ गया होगा आपको, समझने वाले फैक्ट है पूरे। समताप रेखा के बीच की दूरी के तापमान के बदलने की दर का अनुपात लगाया जाता है। यदि तापमान रेखाएं एक दूसरे के निकट होती है तो ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखा एक दूसरे के दूर होगी तो ताप प्रवणता कम होगी। तो दूर होगी तो कम होगी और पास होगी तो अधिक होगी, ये याद रखना है। अगला फैक्ट चलते हैं 5वें नंबर का। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र, वहां पे तापमान अधिक होगा। अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखा उष्णकटिबंधीय में होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है, अतः यहाँ पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती है। तो याद रखना है, ये भूमध्य रेखा में ज्यादा तापमान होगा और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होगा। संसार के अधिकांश क्षेत्रों में जनवरी एवं जुलाई के महीनों में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुत इन्हीं ही 2 महीनों को चुना गया है। बहुधा इन्हीं ही 2 महीनों को चुना गया है, याद रखना है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं तापांतर का मतलब क्या होता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं।
है ना फ्रेंड्स, याद रखना ये दो प्रकार के होते हैं, एक दैनिक तापांतर और एक होता है वार्षिक तापांतर। तो दैनिक तापमान क्या होता है? तापांतर किसी स्थान पर किसी एक दिन में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ का दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप के आए इस अंतर को ताप परिसर भी कहते हैं। तो याद रखना ताप परिसर क्या है। वार्षिक तापांतर क्या होगा? जिस प्रकार दिन या रात के तापमान के अंतर होता है उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं फ्रेंड्स। तो याद रखना वार्षिक तापांतर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में स्थित बाइखोयांस्क नामक स्थान पर पाया गया। तो याद रखना है, पूछा जा सकता है जगह का नाम, बाइखोयांस्क नामक स्थान पर पाया गया। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। तो तापीय विसंगति क्या हुआ आप समझ गए होंगे आप। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम और उस अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को बोलते हैं, है ना। तो ये था हमारा लेक्चर फ्रेंड्स। इसके बाद वाले लेक्चर में हम वायुमंडलीय दाब डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने पृथ्वी का ऊष्मा बजट डिस्कस किए। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्ते।